अब लोग हम एसी थ्योरी की पार्ट 3 की बात करते हैं। ठीक है, पार्ट 3 के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या होता है, लिखा है ट्रांसफार्मर में इंडक्टर वाले क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में इंडक्टर वाले क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्शन वाले जो L बराबर L1 प्लस L2 प्लस 2M वाला जो था। ठीक है, एक फॉर्मूला था तुम्हारा इंडक्टर चैप्टर से, कॉपी में पढ़ना है मतलब। ठीक है, तो क्या चीज़ पढ़नी थी कॉपी में, ये चीज़ देख लो ज़रा। ये देखो, अगर दो इंडक्टर हैं, ठीक है, अगर हमारे दो इंडक्टर L1 और L2 हैं, ठीक है, इस तरह से लगे हुए हैं, L1 और L2 दो इंडक्टर लगे हुए हैं, ठीक है, तब इन इंडक्टर का टोटल सेल्फ इंडक्शन कितना होगा। दो इंडक्टर L1 और L2 लगे हैं, सीरीज में लगे हुए हैं इस तरह से, इनका सेल्फ इंडक्शन टोटल कितना होगा ये हमको बताना है। क्या बताना है, टोटल सेल्फ इंडक्शन कितना होगा, सेल्फ इंडक्शन बताना है। तो क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्शन L1 प्लस L2। ठीक है, इस तरह से अगर फिगर बना हुआ है हमारा, सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आर एल के फार्मूले एक है जैसे होते हैं, जो हमारे आर का फार्मूला होगा वही हमारा इंडक्टर के फार्मूले होंगे, यानी जो रेजिस्टेंस के फार्मूले होंगे वही हमारे लोड के फार्मूले होंगे, यानी कि इंडक्टर के फार्मूले होंगे। तो दोनों किस में लगे, सीरीज में लगे, तो इनका टोटल सेल्फ इंडक्शन कितना हो जाएगा, एल इक्विवेलेंट हो जाएगा L1 प्लस L2। ठीक है, ये तो हो गया सेल्फ इंडक्शन। ये हो गया सेल्फ इंडक्शन, मतलब अपने आप। सेल्फ का मतलब होता है कि स्वयं जो प्रेरित होते हैं अपने आप। ठीक है, इसके बाद है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, जो जैसे कि मान लो ट्रांसफार्मर होता है, पहली वाइंडिंग में हमने इनपुट दी, दूसरी कॉइल में आउटपुट जो है अपने आप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। देखो म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला देखो किस तरह से होता है, क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। देखो दो हमारे हैं, कॉइल है, एक L1 है और एक L2 है। ठीक है, दो कॉइल है L1 और दूसरी क्या है L2। दोनों कॉइल में क्या है, प्रवेश करने वाला है। देखो दोनों कॉइल में क्या है, प्रवेश कर, देखो ये भी प्रवेश कर रहा है, ये दूसरी कॉइल में यहाँ से प्रवेश कर रहा है। ठीक है, प्रवेश करने के स्थान पे हो या फिर दोनों स्थान से निकलने वाले स्थान पे हो। ये देखो पहली वाली कॉइल से निकल रहा है, ये दूसरी कॉइल वाले से निकल रहा है। इस दोनों कंडीशन में जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होगा M। ठीक है, इस दोनों कंडीशन में जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होगा, ठीक है, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, L1 प्लस L2 और प्लस का 2M। क्या हो जाएगा, प्लस का 2M हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ठीक, इसके बाद दूसरा देखते हैं, ये L1 है, ये L2 है, दो इंडक्टर है हमारे, L1 और L2 में दो इंडक्टर है। ठीक है, L1 और L2 जो हमारे दो इंडक्टर है, एक प्रवेश करने वाला है और एक निकलने वाला है। ठीक है, एक हमारा क्या है, एक हमारा प्रवेश करने वाला है और दूसरा हमारा निकलने वाला है। तब हमारा जो टोटल होगा L इक्विवेलेंट क्या होगा, L1 प्लस L2 माइनस का क्या हो जाएगा, 2M हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 2M, एक निकलने वाला हो एक प्रवेश करने वाला हो जब। ठीक, दोनों निकलने वाले या फिर दोनों अंदर जाने वाले हो, इस तरह से दोनों अंदर जाने के लिए हो या फिर दोनों निकलने वाले के लिए हो, तब हमारा जो L इक्विवेलेंट होता है L1 प्लस L2 प्लस का 2M होता है। क्या होता है, L1 प्लस L2 प्लस का 2M होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमारा था, ये ला क्वेश्चन है इस तरह से, तीन इंडक्टर है हमारे, एक 8H का है, एक 15H का है, तीसरा क्या है 12H का है। ठीक है, इस तरह से है हमारा। इसके बाद देखो पॉइंट लगा रखे हैं इस, ये तो मैं इंडक्टर तो तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। किस में लगे हैं, तीनों देखो सीरीज में लगे, इसमें से धारा जाएगी तो वही धारा इसमें से भी जाएगी, वही इसमें से जाएगी, वही इसमें से जाएगी। कहीं डिवाइडेशन हो रहा है धारा का, नहीं हो रहा है।
कहीं डिवाइडेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब तीनों किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो लगा लो सीरीज में। और देखो म्यूचुअल इंडक्शन हमको निकालना है। क्या निकालना है? एल इक्विवेलेंट यानी म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है। क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, अब देखो पहली कॉइल को देखो। पहली कॉइल ये हमारी 8H की है, दूसरी 15H की है, तीसरी कितनी है? 12H की है। तो पहली कॉइल में देखो प्रवेश करने वाला यहाँ पे है, और दूसरी कॉइल में प्रवेश करने वाला है, तीसरी कॉइल में क्या है? बाहर निकलने वाला है। देखो तो तीसरी कॉइल में हमारा क्या है? बाहर निकलने वाला है। ठीक, तो लगा लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो पहले तो क्या लगा लेंगे तो तीनों को पहले क्या कर लेंगे हम लोग? जोड़ लेंगे, और जो घटाने वाला है वो हम घटा लेंगे बाद में। ठीक है, तो देखो ज़रा इन दोनों को देखो, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो अपने समझ के लिए, इन दोनों में प्रवेश करने वाला है, इन दोनों में प्रवेश करने वाला है। तो क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस का 2m, L1 प्लस L2 प्लस का 2m। ठीक है, इसके बाद देखो हल करो ज़रा इसको, कितना आ रहा है। इसमें देखो डायरेक्ट हल है। कैसे हल है? डायरेक्ट हल है। देखो इस तरह से हम कर लेते हैं। पहले पहले हम इन दोनों को कॉइल के लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों कॉइल में क्या है कि दोनों प्रवेश करने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L1 प्लस का L2 प्लस का 2m, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और देखो इन दोनों कॉइल के लिए, इन दोनों कॉइल के लिए जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है वो हमारा कितना दे रखा है? इन दोनों कॉइल के लिए हमारा दे रखा है 2H। इसके बाद इन दोनों कॉइल के लिए हमारा म्यूचुअल इंडक्शन कितना दे रखा है? 4H। इन दोनों कॉइल के लिए हमारा म्यूचुअल इंडक्शन कितना दे रखा है? 4H दे रखा है। ठीक है, निकाल लो इसमें। तो L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? L इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा L1 प्लस L2 यानी कि 8 प्लस का 15 प्लस का 2m यानी कि 2 इंटू 2H था, यानी कि कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ये 2 है, H है, 2 हो जाएगा। ठीक है, या फिर H लिख लो। ये H है, ये भी हमारा 8H है, ये 15H है। हल कर लो ज़रा इसको। 15 और 8 कितना हो गया? 15 8 5 13, 8 5 13 23 हो गया। 23 हो गया, प्लस का कितना हो जाएगा? 4। 23 4 कितना हो गया? 27। कितना हो गया? 27H हो गया। अब देखो ये दोनों हमारे हल हो गए, ये दोनों ख़त्म हो गए। अब जो कॉइल हमारी ये बची है, अब किस तरह से बची कॉइल? देखो ये इंडक्टर बचा है, यहाँ पे इसकी जगह पे इंडक्टर एक आ गया है, ये हमारा है 27H का। इसके बाद दूसरा इंडक्टर इस तरह से लगा हुआ है, ये हमारा 12H का लगा है पहले से। इसमें क्या है? प्रवेश करने वाला है, और इसमें क्या है? बाहर निकलने वाला है। ये तो बाहर निकलने वाला था। इन दोनों को सॉल्व करके जो आया वो भी हमारा इधर भी इंडक्टर में क्या होगा? प्रवेश करने वाला होगा। तो इसका मतलब दोनों, एक प्रवेश करने एक निकलने वाला, इसका मतलब फॉर्मूला क्या लग जाएगा? L1 प्लस L2 माइनस का 2m लगेगा। तो L1 यानी 27H प्लस का 12H माइनस का 2m, माइनस का 2m, m का मतलब इंटू 12H। तो जोड़ लो, 27 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 39, और माइनस का 12 दूना 24H। ठीक, 39H माइनस का 24H, सॉरी मतलब 24 8H आएगा। 2m है, 2m यहाँ पे कितना है? 4 है ना। 2m यहाँ पे कितना है? 4 है। ठीक है, और देखो ये कॉइल ऐसे बनी है पहली वाली, दूसरी कॉइल ये ऐसे बनी है, दूसरी कॉइल हमारी 12H की है। ठीक है, ये देखो 12H की है दूसरी कॉइल, और इस वाली कॉइल को हल करने पे कितना आया है हमारा? 27H आया है। इस वाली कॉइल को हल करने में कितना है? 27H आया है। ये देखो इस कॉइल में क्या है हमारा? प्रवेश करने के लिए। इस कॉइल में हमारा क्या है? प्रवेश करने के लिए, और इसमें क्या है? बाहर निकलने के लिए बोल रहा है। ठीक है, बाहर निकल रहा है इसमें से। तो दोनों हमारे, एक प्रवेश करने वाला, एक बाहर निकलने वाला। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कि L1 प्लस L2 माइनस का 2m, L1 प्लस का L2 माइनस का 2m बन जाएगा। तो L1 कितना है? 27H प्लस का L2 कितना है हमारा? 12H माइनस का 2 इंटू म्यूचुअल इंडक्शन दोनों के बीच में कितना है? 4H। तो 2 इंटू 4
यानी 27 प्लस का 12 माइनस का 8 बचेगा। ठीक है, इस तरह से बचेगा 27 प्लस का 12 माइनस का 8, यानी कि 27 प्लस 12 39, 39 माइनस का 8 बराबर 31 एच आ जाएगा, 31 एच आ जाएगा। अब देखो इसमें डायरेक्ट कैसे किया है, इसमें देखो ज़रा डायरेक्ट कैसे किया है। एल इक्विवेलेंट, अगर इन तीनों को एक साथ हल करना है कैसे हल करोगे, पहले इन दोनों कॉइल को हम देख लेते हैं। पहले इन दोनों कॉइल के लिए हम लोग देख लेंगे क्या हो जाएगा। तो एल इक्विवेलेंट के बराबर क्या हो जाएगा, तो दोनों कॉइल में क्या प्रवेश करने वाला है, तो L1 प्लस का L2, L1 प्लस का L2, ठीक है, और प्लस का हमारा L3, तो सब में तो होगा ही, L3 हो गया। ठीक है, L1 प्लस L2 प्लस का L3 हो गया। इसके बाद क्या था हमारा 2H था, 2M होता था, तो 2M यहाँ पे 2H यानी कि 2M, 2M यानी 2H, 2 इंटू 2H यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2M हो गया। इसके बाद क्योंकि अभी दो एक निकलने वाला है ये हमारा इंडक्टर, तो ये क्या होगा माइनस का 2M हो जाएगा, तो माइनस 2 इंटू H का मतलब कितना है 4H हो जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा 8H प्लस का 15H प्लस का 12H माइनस का 4H और माइनस सॉरी प्लस का, ये प्लस है ना यहाँ पे, तो प्लस का 4H और माइनस का क्या हो जाएगा 8H। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 31H आ जाएगा। क्या आ जाएगा 31H आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलो अब हम बात कर लेते हैं इसी थ्योरी की, बात कर लेते हैं आगे। अब देखो एक एसी का समीकरण होता है, एसी का समीकरण क्या होता है, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी होता है। आई बराबर क्या पढ़ा था, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी पढ़ा था हम लोगों ने। क्या पढ़ा था, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी पढ़ा था। ये हमने पढ़ा था, एसी का समीकरण पढ़ा था। ठीक है, तो एसी का समीकरण आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी पढ़ा था, जहाँ ओमेगा क्या था, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एसी का समीकरण पढ़ा था। एसी का क्या समीकरण पढ़ा, आई बराबर पढ़ा था आई एम साइन ओमेगा टी पढ़ा है, साइन ओमेगा, ये तो पढ़ा है। एसी का समीकरण आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी पढ़ा है। ठीक है, ये कब का एसी का था, जब हमारी एसी इस तरह से चलती थी, ये इस तरह से एसी चलती थी, सीधा यहाँ से स्टार्ट होती थी, ये इस तरह से एसी चलती थी। ठीक, अब ये साइब आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी ये पढ़ा था। ठीक है, जहाँ आई एम क्या था, अधिकतम धारा थी। आई एम को क्या कहते थे, अधिकतम धारा कहते थे। आई एम को क्या कहते थे, अधिकतम धारा कहते थे। ठीक है, यानी कि जो शीर्ष धारा होती थी, इस तरह से अधिकतम धारा कहाँ मिलती है, यहाँ पे प्लस वाले में यहाँ मिलती है, माइनस वाले में यहाँ मिलती है। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ है कि अब हमारा आई बराबर क्या है, आई बराबर हमारा फॉर्मूला है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस का फाई है, ओमेगा टी प्लस का फाई, ये फॉर्मूला है हमारा। क्या फॉर्मूला है, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। ठीक है, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस का फाई है। तो ज़रा देखो अब ये फाई कहाँ से आ गया। अब देखो फाई किस तरह से है, पहले हमारा एसी था, यहाँ से ऐसे चली, तो आई इस वाले एसी के लिए नहीं, भी हमारी प्योर एसी है, यहाँ से जब चलती है तो फॉर्मूला होता है आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर ये इस तरह से एसी चले, इधर से ऐसे करके, तो ये देखो ये हमारा फेज अंतराल आ गया, इसी को बोलते हैं फेज अंतराल। ठीक है, यानी एसी कुछ देर के बाद स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे तो प्रॉपर समय से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पर क्या है एसी कुछ समय बाद स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या है फाई, इसी को बोलते हैं फाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फेज डिफरेंस है। ये फाई क्या दिखा रहा है, ये फाई हमारा दिखा रहा है फेज डिफरेंस दिखाता है। क्या दिखा रहा है, फेज डिफरेंस दिखाता है हमारा, ये फेज
डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं कला अंतराल, हिंदी में क्या बोलते हैं, कला अंतराल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, कला अंतराल दिखाना है, यानी कि फेज डिफरेंस दिखा रहा है हमको। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। जहाँ पे आई बराबर क्या होती है, धारा, आई एम क्या होती है, अधिकतम धारा होती है। ठीक है, अब इस ओमेगा के बारे में देख लेते हैं ज़रा। ओमेगा बराबर तुम पढ़ चुके हो, ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। ठीक है, जहाँ एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, चलो अब हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि v बराबर 30 sin 314t, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी का मान बताओ, किसका मान बताना है, फ्रीक्वेंसी का मान बताना है। तो v बराबर दे रखा है 30 sin ब्रैकेट में 314t, तो फ्रीक्वेंसी का मान हमको बताना है कि फ्रीक्वेंसी का मान हमारा कितना होगा। ठीक है, तो हमें पता है, अब इसको कंपेयर किससे कराएंगे हम लोग, इसको कंपेयर कराएंगे। अब हमारा क्या दे रखा है, वी दे रखा है, वी दे रखा है, तो जिस प्रकार से आई का फॉर्मूला हमने भी देखा, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। अब हम देखेंगे वी एम का फॉर्मूला, तो वी बराबर क्या होगा, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, वी बराबर उसको वैसे ही बना लेंगे, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। ये देखते हैं, अब यहाँ पे देखो फाई नहीं है, क्वेश्चन में फाई नहीं, तो यहाँ भी हम फाई नहीं लेंगे। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, जो वी एम का मान है, वी एम का मान कितना है, यानी कि जो हमारा अधिकतम वोल्टेज है, वी एम क्या हो जाएगा, अधिकतम वोल्टेज। तो वी एम का मान हमारा कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, और ओमेगा का मान कितना दे रखा है, ओमेगा का मान 314 दे रखा है। इतनी चीज़ तो क्लियर हो रही होगी यहाँ से। ठीक है, तो देख लो ज़रा क्या कि अब जब कंपेयर कराया, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ होता है ओमेगा बराबर। तो ओमेगा का मान कितना हमारा दे रखा है, 314, तो 314 बराबर क्या हो जाए, 2 एफ का एफ पाई का मान कितना होता है, 3.14 इंटू क्या हो जाएगा एफ। ये भी यहाँ से सॉल्व कर लो, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ आ जाएगा बटे में 100, ये 314 से 314 कट गया, 2 से क्या हुआ 50, तो एफ बराबर कितना आ गया, 50 हर्ट्ज़ आ गया। एफ बराबर कितना आ गया, 50 हर्ट्ज़ आ गया। अगर यहाँ भी इसी समीकरण देख के पूछता कि अधिकतम वोल्टेज कितना है, तो अधिकतम वोल्टेज तो हमारा दिख ही रहा था, वी बराबर 30 साइन ओमेगा वी बराबर 30 साइन, ठीक है, 314 टी दे रखा है, यानी कि वी एम कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, और अधिकतम वोल्टेज कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है, दूसरा क्वेश्चन बता रहा है कि v बराबर जो है हमारा 325 साइन 628 टी प्लस का 15 डिग्री, इस तरह से दे रखा है। अब इसका हम कंपेयर कराएंगे किसके, v बराबर, क्योंकि वोल्टेज दे रखा है तो क्या लिखेंगे, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, ओमेगा टी प्लस का फाई से कंपेयर करा लेंगे, जहाँ फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें इसमें की वैल्यू किसकी बतानी है, हमको बता रहा है कि इसमें फाई की, देखो हमें इसमें क्या क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना वी एम कितना है, ठीक है, इसके बाद फाई कितना है ये निकालना है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी भी निकालने की, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, ये तीनों चीज़ें हमको इसमें निकालनी है। वी एम निकालना है, फाई निकालना है, और फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, तीनों चीज़ें हमको निकालनी है। कैसे निकालेंगे ज़रा देखो, इससे कंपेयर कराया हमने, जब इससे कंपेयर कराया तो वी एम हमको पता चल गया, वी एम कितना हो जाएगा 325, तो वी एम का मान तो पता चल गया 325 हो गया। ठीक, अब फाई का कंपेयर कराते हैं, फाई का मान कितना है 15 डिग्री, तो फाई का मान भी पता चल गया, कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमको तो फ्रीक्वेंसी किससे निकाल सकते हैं हम लोग, ओमेगा से निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी किससे निकाल सकते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल सकते हैं ओमेगा से, निकाल लेते हैं ओमेगा से, कंपेयर करा लो। ओमेगा बराबर कितना होगा 628, ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा 628 हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर है 628, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ बराबर हो जाएगा 628। ठीक है, 2 इंटू 3.14 और इंटू एफ का मान बताना है, बराबर में कितना है 628 है।
तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 628 बटे में 3.14 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाया तो 2 जीरो ऊपर हो गए हमारे। जब इसको हल करेंगे, ठीक है, तो काट पीट के जब हल करोगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी जाएगी, यहाँ पे 100 हर्ट्स आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 100 हर्ट्स आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, काट पीट के हल कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, कह रहा है ई बराबर दे रखा है 20√24 साइन ओमेगा टी, ये दे रखा है क्वेश्चन इस तरह से। और कह रहा है कि VRMS बताना है। क्या बताना है इसमें, VRMS बताना है। क्या बताना, VRMS कह रहा है कि बताओ मैं, यानी कि कभी कभी हिंदी में भी लिख के आ जाएगा कि प्रभावी मान बताओ। ठीक है, तो VRMS बताना है। ठीक है, अब ई बराबर यानी कि ये भी हमारा एक तरह से वी का ही फॉर्मूला दे रखा है, तो VM साइन ओमेगा टी लगाओ। ठीक है, तो VM साइन ओमेगा टी से कंपेयर करा लो। ये फॉर्मूला इस तरह से ई बराबर VM साइन ओमेगा टी। तो VM का मान कितना है यहाँ पे, 20√24 है। क्या है, 20 इंटू √24 है VM बराबर। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग। तो VM बराबर दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है, 20√24 दे रखा है, ये दे रखा है VM बराबर। अब हम लोग ने VM और VRMS के बीच रिलेशन क्या होता है, VM और VRMS। ठीक है, अभी रिलेशन हम लोगों ने पीछे थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो VM और VRMS के बीच रिलेशन क्या होता है हमारा, VM और VRMS के बीच रिलेशन क्या होता है, VRMS बराबर होता है VM अपॉन में VRMS बराबर होता है VM अपॉन में √2। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। तो VRMS बराबर होता है VM अपॉन में √2। लिख लो यहाँ पे, VM बराबर कितना होता है, 20√24 दे रखा है, अपॉन में क्या है, √2 है। तो ये दोनों एक साथ लिख सकते हैं √2 में, तो 2 से कट गया 12, अब √12 है ऊपर, 4 से 12 क्या आएगा, से बाहर आएगा 2 आएगा, 2√3 बचेगा, मतलब 2 आएगा। तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 40√3। कितना आ जाएगा, 40√3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो उस कमेंट बॉक्स कर देना। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि ई बराबर दे रखा है, 60√8 साइन 314t, ये दे रखा है क्वेश्चन। ई बराबर 60√8 साइन 314t। हमें बताना है, इसमें भी हमको VRMS बताना है। क्या बताना है, VRMS हमको इसमें भी बताना है। VRMS का मान कितना है, कंपेयर करा लेते हैं कि VM साइन ओमेगा टी से कंपेयर कर लेते हैं, VM साइन ओमेगा टी से। तो ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, 314 हो जाएगा। ये 314 दे रखा है, ओमेगा का मान 314 हो जाएगा। VM का मान कितना हो जाएगा, 60√8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको किससे कंपेयर कराना है, कुल मिला के हमको निकालना था VRMS। तो हमको ओमेगा से मतलब ही नहीं है। VRMS बराबर, क्योंकि फॉर्मूले भी पता होना चाहिए ना, VRMS बराबर क्या, VM अपन में √2, यानी कि हमें केवल इससे लेना देना है 60√8 से। ठीक है, तो VM बराबर कितना है हमारा, 60√8 है। क्या है, 60 इंटू √8। हमें बताना है VRMS बताना है। तो VRMS बराबर क्या होगा, VM अपॉन में √2, यानी कि 60 इंटू √8 बटे में क्या हो जाएगा, √2। तो इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से। तो 2 से कट गया 4, और 4 से बाहर क्या आएगा, 2, यानी कि 120, 60 इंटू 2 यानी कि 120 वोल्ट, एक तरह से। तो इसका आंसर क्या होगा, VRMS यानी प्रभावी मान कितना हो जाएगा, 120 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी तुम्हारी 50 हर्ट्ज़ है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज़ है। ठीक है, अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है तो आवर्तकाल बताना है कि आवर्तकाल T बराबर कितना होगा, आवर्तकाल T बराबर कितना होगा। तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल के बीच रिलेशन पढ़ा है। फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल के बीच क्या रिलेशन पढ़ा है, यह बराबर होता है 1/T, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आवर्तकाल T बराबर क्या होता है, 1/F होता है। पढ़ी ये चीज़, ठीक है, लगा लेते हैं फॉर्मूला। T बराबर हमने पढ़ा है 1/F होता है। T बराबर क्या होता है, 1/F होता है। तो F का मान दे रखा है 50, तो 1/, कितना हो जाएगा, 50। जब इसको हल करेंगे, ठीक है, तो ये मान लो 5 का भाग इसमें दे रहा हूँ सीधा, ये 0 ऐसे रखा रहने दो। 5 का भाग हम 1 में देते हैं,
तो 0 टाइप पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 दूना 10, पूरा पूरा कट जाएगा, 0.2 आया, नहीं 0.2 बटे में क्या है 10 बचा हुआ है। जब इसका भाग देंगे तो क्या आएगा 0.02, यानी इतने क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, वो भी कौन सा, मिली सेकंड, ठीक है। तो इतना तो सेकंड आया। अब हम जैसे मान लो, अब ऑप्शन में अगर ये ना दे रखा हो, मिली सेकंड में अगर दे रखा हो तो क्या करेंगे, 10⁻³ क्योंकि ये क्या आया, सेकंड आया, कल ने बताया था, ठीक है, कि 1 मीटर में 1000 मिली सेकंड होता है। बस इसी प्रकार 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1000 मिली सेकंड हो जाएगा। तो 1000 का गुणा कराएंगे अगर ये चीज़, ठीक है। तो यानी कि 0.02 क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है। तो इसको मिली सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से गुणा कर देंगे, कर दो 1000 से गुणा। जब 1000 से गुणा कराओगे तो ये 2 जीरो तो ये पॉइंट उठाने में इधर लेके आ जाएंगे, तो यानी कि 2 × 10 बचेगा, कि ये दोनों जीरो तो इस पॉइंट को यहाँ पे ले लाने में ही ख़त्म हो गए ना। अब केवल बचा है 10, यानी कि 20 क्या आ जाएगा, मिली सेकंड, 20 क्या हो जाएगा, मिली सेकंड हो जाए। देखो यहाँ पे देखो 1000 का गुणा हुआ है। अब कभी कभी हम बोल देते 10⁻³ से, तो 10⁻³ को कब होता है पता है, देखो कब होता, अगर यही तुम्हारा अगर 0.02 लिखा होता, मिली सेकंड लिखा होता, क्या लिखा होता, मिली सेकंड लिखा होता। अगर अब हम बोलते कि इसको तुम किस में चेंज करो, सेकंड में चेंज करो, तब सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 0.02 है, 1000 का भाग देते, तो वही 1000 ऊपर जब जाता है तो 10 की पावर कितना हो जाता है, -3 हो जाता है। तभी ये हमारा किस में बन जाता है, तब हमारा सेकंड में बन जाता है। यानी मिली सेकंड को सेकंड में चेंज करने के लिए 10⁻³ का गुणा करा देते, डायरेक्ट बोलते थे, यानी कि तब 1000 का भाग देते हैं, तो यही 1000 ऊपर जब उठ के जाता है तो क्या हो जाता है, 10⁻³ हो जाता है। तभी तुमने बहुत जगह पढ़ा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा दो, तो वो मिली सेकंड को सेकंड में चेंज करने के लिए, मतलब उसी प्रकार से, यानी कि मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए होता था, उसी प्रकार से मिली सेकंड को सेकंड में चेंज करने के लिए होता है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या दे रखा है, कॉपी में अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि RLC श्रेणी परिपथ में यदि प्रतिबाधा 25 ओम हो, RLC श्रेणी परिपथ में, RLC श्रेणी परिपथ में यदि प्रतिबाधा हमारी 25 ओम हो तथा प्रतिरोध 15 ओम हो तो प्रतिघात बता देना है। क्या बताना है, प्रतिघात, यानी कि रिएक्टेंस बताना है। क्या बताना है, रिएक्टेंस बताना है कि रिएक्टेंस का मान कितना होगा, ठीक है। तो परिपथ हमारा क्या है, तीनों परिपथ है, RLC परिपथ है। कैसा है परिपथ, RLC। हमें इम्पीडेंस कितना दे रखा है, यानी कि इम्पीडेंस यानी जेड का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 25 ओम दे रखा है, ठीक है। रेजिस्टेंस का मान दे रखा है, आर का मान दे रखा है 15 ओम दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। तो हमें बताना है प्रतिकार, यानी कि हमारे 3 चीज़ें होती थी, RLC परिपथ है, क्या बताना है, RLC परिपथ है हमारा, ठीक है। जेड का मान पता है, आर का मान पता है, ठीक है, जेड का मान हमें पता है, आर का मान हमको मालूम है, ठीक है। तो हमें बताना है कि प्रतिघात, यानी कि एक्स का मान बताना है। क्या बताना है, एक्स का मान हमको बताना है, ठीक है। किसका मान बताना है, एक्स का मान हमको बताना है कि एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। देखो ज़रा, इसमें क्या है, 2 चीज़ें हमारी इसमें दे रखी है। परिपथ तुम्हारा RLC है, यानी कि श्रेणी परिपथ वाला है। देखो श्रेणी परिपथ जो लिखा है उसको अंडरलाइन करो, RLC श्रेणी परिपथ, श्रेणी परिपथ है, यानी कि श्रेणी वाले फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले बताए थे, श्रेणी वाले अलग थे और समांतर वाले अलग थे, ठीक है। तो मतलब फॉर्मूला क्या होता था हमारा, इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता था, इम्पीडेंस यानी जेड बराबर क्या होता था, जेड बराबर था √R² प्लस का x², इस तरह से हो जाता था। मान लो यहाँ पे x ही हो जाता था, कभी XL हो जाता था। तब x पूरा फॉर्मूला क्या होता था, जेड बराबर होता था √R², जेड बराबर क्या होता था, जेड बराबर होता था √R² प्लस का XL माइनस का XC का होल स्क्वायर, इस तरह से होता था। फॉर्मूला पढ़े, ठीक है, XL माइनस का XC का होल स्क्वायर। अब मान लो हमारे यहाँ पे 2 है ही नहीं, यहाँ पे कोई एक होता था तो हमारा क्या जाता था, यहाँ पे दोनों प्लस हो जाते थे। तो जेड बराबर √R² प्लस का, मान लो XC 0 है, XC नहीं दे रखा है, तो XL का होल स्क्वायर, ये बन जाता था फॉर्मूला। इस तरह से हम लोग को नहीं पढ़े थे फॉर्मूले। तो ये 2 चीज़ों का फॉर्मूला दे रखा है, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन हल होना है, ठीक है। तो 2 चीज़ों के इसमें फॉर्मूले हमारे दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा, तो अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे जेड बराबर लगा लेंगे √R² प्लस का
एक्स स्क्वायर, इस तरह से। अब दोनों पक्षों को वर्ग करें तो जेड स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, जेड बराबर जेड का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर माइनस का आर का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट जेड का स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट जेड का स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। तो जेड का मान कितना है, 25, प्रतिबाधा कितनी है, 25 ओम है। तो जेड का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 625 माइनस का 225, 15 का स्क्वायर। जब उसको हल करो कितना आ जाएगा, 400। कितना आ जाएगा, 400 हो जाएगा। तो जेड बराबर जब इसको हल करो कितना आ जाएगा, 20 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 ओम आ जाएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। दूसरा मेथड इसका देखो क्या है कि हमारा पाइथागोरस प्रमेय से एक तरह से है, इस तरह से हमारा होता है क्वेश्चन, ये इस तरह से दे रखा है। ठीक है, तो हमारा 25 ओम दे रखा है इसमें। देखो प्रतिबाधा जेड बराबर दे रखा है, यानी कि ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर जो लिखा था, तो ये हमारा दे रखा है 25। और एक वैल्यू हमारी कितनी है, 15। यहाँ पे लिख लो 15, चाहे यहाँ लिख लो 15। ठीक है, कोई भी जे लिख लो, मान लो यहाँ पे 15 लिख लिया। तो एक 15 है, एक 25 है, तो कर्ण का होल स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे एक्स मान लो। तब इसको हल करोगे पाइथागोरस प्रमेय तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा हमारा। तो ये रेशियो एक याद रखो, 3 4 5 का रेशियो होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय को शो करता है। 5 क्या हमारा कर्ण है, 5 बराबर 25 के, तो 5 बराबर 25 के, 1 बराबर 5 के, 1 बराबर 5 के, तो 4 बराबर 20 के, और 3 बराबर कितने को हो जाएगा, 15 के। ठीक है, तो हमारा 15 है, 25 है, तो 20 हमारा दूसरा आंसर क्या है, 20, यानी 20 ओम हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फिगर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, फिगर दे रखा है अगले क्वेश्चन पे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन है, ये थ्योरी देख लो जिस हिसाब से लिखी हुई है, इसी ऐसी तुम्हारी भी लिखी होगी थ्योरी। ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा। ठीक है, कह रहा है ये क्वेश्चन है, इसको हल देखो हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस दे रखा है, ये हमारा लोड दे रखा है। ठीक है, नहीं इंडक्टर दे रखा है। इसमें हम लोगों ने बता रहा है कि जो रेजिस्टेंस है उसमें हमारी जो वोल्टेज जा रहा है वो हमारा 8 वोल्ट का जा रहा है। कितने वोल्ट का जा रहा है, 8 वोल्ट का जा रहा है। और जो हमारा इंडक्टर है उसमें हमारा 15 वोल्ट का जा रहा है। तो हमको टोटल बताना है कि टोटल वोल्टेज जो है कितना होगा, आर और वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, यानी हमको आर और एल मालूम, आर एल सी होता है। तो हमको केवल आर और एल के बारे में पता है। किसके बारे में पता है, केवल आर और एल के बारे में मालूम है। तो लगा देंगे फॉर्मूला, वी बराबर क्या लगा देंगे, आर का स्क्वायर प्लस का एल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, यानी कि वी आर का होल स्क्वायर मतलब वी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि तरह से इसको अगर देखिए प्रॉपर वे में, तो वी आर का होल स्क्वायर प्लस का वी एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वी आर कितना दे रखा, 8 का स्क्वायर प्लस का कितना का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा। तो इसका ये वी बराबर 289 किसका वर्ग होता है, 17। यानी वी का मान कितना आ जाएगा, 17 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। चलो आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा ऐसे दे रखा है, ये दे रखा है अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि ये हमारा धारा मापने वाला लगा हुआ है। देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि इसमें क्या है, धारा यहाँ से जा रही है, हमारी धारा कहाँ जा रही है, जा रही है ये 20 एम्पीयर की धारा, ये गई और ये बट गई। 20 एम्पीयर की धारा गई तो ये क्या हो गई, बट गई है। ये 12 एम्पीयर और आईसी में बट गया है, 12 एम्पीयर और आईसी में बट गया है हमारा। ठीक है, तो हमको बताना है कि जो आईसी की वैल्यू है, ये इस वाले की करंट की वैल्यू क्या थी, ये बताना है हमको। ठीक है, कि आईसी की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है। ठीक है, अब ये ला नियम ना लगा देना, करंट वाला 20 एम्पीयर की धारा है, 12 इधर गई तो 8 इधर जाएगी। ठीक है, 12 इधर गई तो 8, ये नियम नहीं लगेगा। ठीक है, हमारा ये लगे, क्योंकि देखो हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा आर है, ये क्या है हमारा आर है रेजिस्टेंस, और ये क्या है कैपेसिटर है। ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर वाला फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक है,
तो तीनों चीज़ें तो है नहीं हमारी, तीनों चीज़ें नहीं, तो इसका मतलब क्या लग जाएगा फिर आई धारा है तो आई लग जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई आर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का आई सी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा फॉर्मूला इस तरह से। तो आई आर का होल स्क्वायर, आई आर मतलब आई आर कितना है 12 का स्क्वायर यानी कि 144, अंडर रूट में 144 प्लस का आई सी का होल स्क्वायर बताना है, बराबर में आई का मान कितना दे रखा है 20 दे रखा है। जब दोनों पक्षों को वर्ग कर लोगे तो कितना आ जाएगा 400, 144 प्लस का आई सी का स्क्वायर। तो आई सी की वैल्यू निकाल लोगे तो आई सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, हमारी जो आई सी की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 16 एम्पियर। कितनी आ जाएगी, 16 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। तो आई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, आई सी की वैल्यू हो जाएगी 16 एम्पियर, ठीक है। आई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, आई सी की वैल्यू हो जाएगी 16 एम्पियर की हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि पावर फैक्टर जो है हमारा 0.8 हो, पावर फैक्टर कितना है 0.8 हो, और जो रेजिस्टेंस का मान है आर का मान कितना है 72 ओम है, और जेड का मान हमको बताना है, जेड का मान क्या करना है बताना है, ठीक है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला, पावर फैक्टर किसको कहते हैं, कॉस फाई को कहते हैं, कॉस फाई को ही पावर फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। कॉस फाई को ही क्या बोला जाता है, पावर फैक्टर। तो कॉस फाई बराबर क्या होता था आर बाई जेड, कॉस फाई बराबर क्या होता था आर बाई जेड, लगा दो फॉर्मूला यहाँ पे आर बाई जेड। तो आर कॉस फाई का मान यानी पावर फैक्टर कितना देगा 0.8, आर का मान कितना है 72 और जेड का मान इम्पीडेंस पता करना है, तो जेड की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करा, कह रहा वी आर एम एस बराबर 10 वोल्ट है, वी आर एम एस बराबर 10 वोल्ट है, तो हमें वी एम बताना है। तो वी आर एम एस बराबर 10 वोल्ट है, तो वी आर एम एस बराबर क्या होता है, वी आर एम एस बराबर होता था वी एम अपन में रूट टू, क्या होता था वी एम अपान में रूट टू होता था। तो वी एम बताना, वी एम बराबर क्या होगा वी आर एम एस इंटू रूट टू, वी आर एम एस का मान कितना है 10 इंटू रूट टू, 10 रूट टू आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 10 रूट टू क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 10 रूट टू की वैल्यू 1.414, जब इसको हल करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 14.14 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14.14 वोल्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दे रखा है, कह रहा आई बराबर 50 साइन 100 टी, तो हमें फ्रीक्वेंसी बताना है। तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया जस्ट जो कराया हमने, तो आई एम साइन ओमेगा टी से कंपेयर कराओ, तो आई एम का मान हो गया 50 और ओमेगा का मान कितना हो गया 100, ओमेगा का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओमेगा की जगह पे क्या ले सकते हैं 2 पाई एफ बराबर क्या है 100, वैल्यू रख दो, 2 इंटू पाई का मान 3.14 और एफ़ का मान निकालना है बराबर में 100। जब इसको हल करोगे तो हमारा कितना, जब इसको हल करोगे तो हमारा जाएगा 50 पाई बटे, ऑप्शन के आधार पे देख लो किस हिसाब से, तो 50 बटे पाई हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 50 बटे पाई, ठीक है। चलो ये सब चीज़ें तुम बता ही चुके हैं, इसमें कोई अंतर है नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम बोल के करा चुके थे, ठीक है, ये सब चीज़ें हम क्या बोल के लिखवा चुके हैं तुमको, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा एसी थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। अगर एसी थ्योरी की कुछ चीज़ें अगर एक्स्ट्रा बतानी होंगी तो उसको पार्ट 4 में करके हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा एसी थ्योरी चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब हम लोग पॉलीफेज सिस्टम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पॉलीफेज सिस्टम पढ़ेंगे।